हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस एज वर्ल्ड। बच्चों, आज हम RBC 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन के फॉर्म में इस तरह से समझना है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप पादप की जो वैरायटीज़ है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करोगे ताकि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या हो सके, सुधार हो सके, या फिर आपकी जो फसलें हैं उनकी प्रोडक्शन पावर बढ़ सके, मतलब वो ज़्यादा उत्पादन दे सके, अधिक उपज। ठीक है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम उनके जीनों में परिवर्तन करते हैं। मतलब अगर आप प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन लिख रहे हो तो उस डेफिनेशन के अंदर ये ज़रूर आना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं ऐसे चेंजेस कर रहे हो जिससे उसके जीनोटाइप में जो जीन्स हैं या जीनोटाइप के अंदर चेंज होने चाहिए, ताकि उसको ह्यूमन बींग्स के लिए क्या किया जा सके, ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सके, मोर यूजफुल। मतलब कि ऐसे चेंज करना, और चेंज भी किस में कर रहे हो आप, जीनोटाइप में। चेंज इन जीनोटाइप, मेकिंग चेंज इन जीनोटाइप बाय विच मेक देम मोर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स इज़ नोन एज द प्लांट ब्रीडिंग। मतलब प्लांट ब्रीडिंग जो है इसका सीधा मीन यही है कि पादप की जो जीन प्रारूप है उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन करोगे ताकि वो ह्यूमन बींग्स के लिए या मनुष्य के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सके। ठीक है, जो भी प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हैं, प्लांट ब्रीडर्स जो है जिनको आप पादप प्रजनक कहोगे, वो इस पर काम करते समय अपने आप को साइंस एंड आर्ट दोनों के फॉर्म में वर्क करेंगे। मतलब इसमें आपके साइंस और आर्ट दोनों शामिल है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, और अगर इसके बाद बात करें हम तो कहीं ना कहीं हम ऐसे काम इसमें करते हैं या फिर ऐसा मेथड्स इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं जिनसे कहीं ना कहीं हम क्रॉप की वैरायटी में क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, या फिर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं आजकल प्लांट ब्रीडिंग इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये किसकी ब्रांच हम मानेंगे इसको, साइंस की या फिर एग्रीकल्चर की, जिसके अंदर हम उन प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों और मेथड्स, मतलब कि विधियों का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं जिनके द्वारा हम क्रॉप की वैरायटी को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी of those principles and methods by which variety of plants is improved। तो उन नियमों या सिद्धांतों तथा विधियों का अध्ययन जिनके द्वारा आप पादप की जो किस्में हैं या वैरायटी है उनमें क्या कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट, मतलब कि उनको ज़्यादा विकसित कर सकते हो। ठीक है, यही आपका क्या है, पादप प्रजनन है। इसको आप एग्रीकल्चर की ब्रांच के फॉर्म में, स्टडी के फॉर्म में देख सकते हो। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य, किसके उद्देश्य हैं ये, पादप प्रजनन के। अगर इन उद्देश्यों की लिस्ट देखी जाए तो सबसे पहला उद्देश्य इसके अंदर हमारे पास है अधिक उपज या फिर हायर यील्ड। मतलब कि जो आपके जो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू आपने जो क्रॉप वैरायटी बनाई है उन वैरायटीज़ की यील्डिंग पावर या फिर उपज की जो क्षमता है वो लोकल जो कल्टीवेटेड वैरायटी है, जो स्थानीय आपकी अभी जो कृषिगत किस्में हैं
उनकी तुलना में इनके अंदर जो यील्डिंग पावर है वो 25% ज़्यादा होती। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपकी जो उत्पाद है उसके गुणों में सुधार करना। जिस तरह से आप ऐसे समझ सकते हो इसको, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब आप उत्पाद के गुणों में सुधार करने को इस प्रकार से देख सकते हो कि जैसे आपके पास कोई ऑयल सीड क्रॉप है तो ऑयल सीड क्रॉप के अंदर जो ऑयल का अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से आपके अगर मान लो स्वीट कॉर्न है तो स्वीट कॉर्न के अंदर आपका मीठापन ऑटोमेटिक आ रहा है, तो स्वीट कॉर्न इज़ द क्वालिटेबल प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू लोकल कॉर्न। जो आपकी सामान्य मक्का है उसकी कंपैरिजन में मीठी मक्का है जिसका अंदर मीठापन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो स्वीट कॉर्न भी यहाँ पर एग्जांपल हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो जैसे कि आपका जो कॉटन का फाइबर्स है, कॉटन्स के फाइबर्स आपके लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पल्सेज को देख रहे हो तो पल्सेज के अंदर जो प्रोटीन का अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट को देख रहे हो, फ्रूट का जो क्वालिटी है उसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका जो फ्रूट का शेप और साइज जो है अच्छा बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। उसके अलावा उसके अगर अदर देन बात करें तो उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो यही उसकी क्या है, इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी में। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है पादप प्रजनन का वो है आपका प्लांट ब्रीडिंग का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव वो डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ का फॉर्मेशन करना है। मतलब कि आप क्या करोगे, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, और डिजीज के साथ साथ आपकी इंसेक्ट रेजिस्टेंस, डिजीज ऑब्लिक इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज़, मतलब कि ऐसी वेराइटीज़ यहाँ पर आपको बनानी है प्लांट की जो कि आपके इंसेक्ट के अटैक होने पर उस इंसेक्ट को टॉलरेट कर सके, मतलब उसको सहन करने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं और तुरंत ही प्लांट उसका जो इफ़ेक्ट है शो कर रहे हैं और प्लांट मर रहे हैं, या फिर उनके अंदर कोई डिजीज़ हो रही है तो स्टार्टिंग कंडीशन में थोड़ा सा उसको टॉलरेट करें। तो इस तरह की जो वैरायटी है वो डेवलप करना भी हमारा मेन मोटिव। कुछ इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी इंसेक्ट से खुद प्रोटेक्ट कर लेती है, जैसे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो होती है, अगर मान लो कोई इंसेक्ट लार्वा उसके अंदर उसकी जो फ्रूट है उसके पोर्ट्स है उनमें अगर छेद करके एंटर करना चाहता है तो जैसे उसकी स्किन को खाता है वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं खुद ही, क्योंकि पॉइजनस नेचर उसके अंदर डाल दी जाती है। ठीक है, कुछ जीन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू ऐसी वैरायटी बनाएंगे जो डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज विद इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। मतलब कि आपका जो वैरायटी है उसकी एफिशिएंसी को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ऐसी वैरायटी बनाएंगे जिनकी दक्षता बढ़ा दी गई हो, मतलब दक्षता में सुधार कर दिया जाएगा। अब दक्षता या एफिशिएंसी क्या होती है, मान लो आप इनपुट के कंपैरिजन में जो आप प्लांट को दे रहे हो वो सब क्या होता है, इनपुट। इनपुट की फॉर्म में आप क्या देते हो, प्लांट को आप देते हो इरिगेशन करते हो, मतलब उसके सिंचाई का पानी उसको देते हो। उसके अलावा आप फर्टिलाइजर्स जैसे कि उर्वरक वगैरह उसको प्रोवाइड करते हो ताकि आपका प्लांट प्रॉपर ग्रोथ शो करे, और उसके बाद में आपको आउटपुट के फॉर्म में वो सीड्स या कुछ भी जो भी है वो प्लांट प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर सके। ये प्रोडक्ट ही उसके क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। तो आपके मिनिमम इनपुट में कोई प्लांट मैक्सिमम प्रोडक्ट या आउटपुट दे रहा है तो इसको बोलेंगे हम कि वो ज़्यादा एफिशिएंस है एज कम्पेयर टू द, अगर मान लो ज़्यादा इनपुट दिया जा रहा है प्रोडक्ट भी अच्छा मिल रहा है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है।
ठीक है। मान लो आप मिनिमम फर्टिलाइज़र और इरिगेशन में मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट में अगर प्रोडक्ट मिल रहा है आपको प्लांट से, तो इसी प्लांट को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एफिशिएंसी के साथ में प्लांट का प्रेजेंट होना या पादप का उच्चतम दक्षता का पाया जाना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 5th ऑब्जेक्टिव है वो है अर्ली मैच्योरिटी, मतलब कि जल्दी परिपक्व होना। ऐसी वेराइटीज़ बनाएंगे जिनमें कहीं ना कहीं जो मैच्योरेशन है, मतलब जो राइपनिंग टाइम है क्रॉप का पकने का जो समय है वो जल्दी हो सके। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो क्रॉप है, जैसे मान लो खरीफ सीजन के बाद रबी क्रॉप हमको लगानी है, तो उस क्रॉप को हम लगा सके तो प्रॉपर टाइम पे आपकी जो क्रॉप है राइपनिंग होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो क्रॉप है वो लगभग इक्वल टाइम में पूरे लैंड फील्ड की जो पूरा का पूरा खेत है उसके सारे प्लांट्स एक साथ पकने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लांट्स तो पक गए हो, है ना, और कुछ अभी खेत में अभी ग्रीन हो, ताकि हार्वेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि हार्वेस्टिंग करते हैं हम तो एक तरफ से करते हैं, और जब एक तरफ से हार्वेस्टिंग करनी होगी तो उस कंडीशन में आपके जो प्लांट्स हैं सारे खेत के प्लांट्स क्या होने चाहिए, एक साथ पकने चाहिए। इसी को कहा जाता है सिंक्रोनस मैच्योरिटी, मतलब इक्वल टाइम में और एक साथ प्लांट्स का पकना। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है फोटो इनसेंसिटिविटी। इसका मतलब होता है प्रकाश जो दीप्तिकालिता है, मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ लाइट है, दिन के समय कितने समय तक प्रकाश आ रहा है, ठीक है, उसका प्लांट के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मतलब वो प्रकाश दीप्तिकालिता के प्रति निष्क्रिय होना चाहिए ना। प्रकाश कालिता या दीप्तिकालिता के प्रति प्लांट की जो वैरायटी है वो निष्क्रिय होनी चाहिए। ऐसी प्लांट वैरायटी भी हम किससे बनाते हैं भाई, प्लांट ब्रीडिंग से बनाते हैं। ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका मेन रीज़न ये है कि मान लो आपको क्रॉप को डिफरेंट क्लाइमेट जोन में ग्रो करना है। ठीक है, तो डिफरेंट क्लाइमेट जोन में जो लाइट अमाउंट होता है और लाइट की इंटेंसिटी होती है, प्रकाश की तीव्रता और उसका अमाउंट और उसका टाइम पीरियड जो भी है दिन के समय, वो अलग अलग समय तक प्रकाश अवेलेबल होता है। तो डिफरेंट क्लाइमेट जोन में आप उस वैरायटी को, प्लांट वैरायटी को ग्रो कर सकते हो। यही इसका मेन मोटिव है। इसको लेकर ही हम फोटो इंसेंसिटिविटी वाली जो क्रॉप वैरायटी है उनका डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। फोटो इंसेंसिटिविटी का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि प्रकाश दीप्तिकालिता, मतलब टाइम पीरियड ऑफ लाइट के प्रति प्लांट की जो वैरायटी है वो क्या है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय। उसके बाद अगर हम और बात करें तो और क्या हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ न्यू सीजन्स। ये हमारा 8 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वैरायटी ऑफ न्यू सीजन। मतलब कि कहीं ना कहीं हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इस तरह की वैरायटी बनाते हैं जिसको हम न्यू सीजन में ग्रो कर सकते हैं। जैसे मेज की स्टार्टिंग की जो वैरायटी थी मक्का की, उनको हम खरीफ सीजन में ग्रो करते थे, लेकिन आजकल जो वैरायटी आती है उसमें खरीफ के अलावा रबी एंड जायद में भी मक्का को इजीली उगाया जा सकता है ना। तो इस तरह से न्यू सीजन की वैरायटी भी हम डेवलप कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैरायटी जो न्यू सीजन की वैरायटी, उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इस तरह की वैरायटी हम डेवलप करेंगे यहाँ से प्लांट ब्रीडिंग से, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो उनको तो सॉल्ट एंड ड्रोट रेजिस्टेंस होगी, मतलब कि सूखा और लवणता प्रतिरोधी होगी, सॉल्ट एंड ड्रोट रेजिस्टेंस। इस तरह की वैरायटी जो कि थोड़ा सा अगर मान लो ड्रोट, DROUGST, सूखा और नमक लवणता प्रतिरोधी किस्मों का निर्माण करना भी हमारा क्या होता है, मेन मोटिव या उद्देश्य होता है। ठीक है, ताकि आपके जो मैक्सिमम प्लांट के लिए हमारे इंडिया में जो लैंड प्रेजेंट है वो किस तरह की है भाई, ड्रोट, मतलब थोड़ा सा नॉन इरिगेटेड टाइप की है, मतलब असिंचित भूमि जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह की वैरायटी हम बनाएंगे जो कि कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी अगर पानी की कमी भी हो रही है तो भी उसको सहन कर सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक होता है डोरमेंट वैरायटी।
डोरमेंट का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो, डोरमेंट वैरायटी का फॉर्मेशन करते हैं हम यहाँ पर। मतलब कि आपकी जो बीज हैं प्लांट्स के, उनके अंदर सुसुप्ता अवस्था होनी चाहिए, कुछ ऐसी फेज होनी चाहिए जिस समय वो जर्मिनेट नहीं करे, है ना। मतलब जैसे मान लो आपका क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रही है और उस समय गलती से बारिश आ जाए, और बारिश में तुम्हें पता है कि प्लांट के सीड भीग जाएंगे और उसी समय वो अगर जर्मिनेट कर जाएंगे बिना हार्वेस्टिंग के वहीं पर, तो हमारे लिए तो वो सीड यूजलेस हो जाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि प्लांट के सीड डेवलप होने के बाद जब उनको राइपनिंग करते हैं उस समय अगर पानी भी आ रहा है तो उस समय वो उनके अंदर डोरमेंसी होनी चाहिए, वो निष्क्रिय अवस्था में होनी चाहिए, जिसको सुसुप्ता अवस्था या डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। उसके फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट हो गए तो वो उस समय ग्रो नहीं करेंगे, और कुछ समय बाद में जब उनकी डोरमेंसी स्टेज, सोने की स्टेज ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद में वो ग्रो कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं डोरमेंट वैरायटी का फॉर्मेशन करना, ताकि राइपनिंग के समय या फिर हार्वेस्टिंग के समय अगर रेनफॉल हो रहा है तो अभी कोई दिक्कत प्लांट के अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 11 जो ऑब्जेक्टिव हमारा, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। मतलब कि क्रॉप की जो वैरायटी है उनके अंदर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हैं यूजफुल प्रोडक्ट के साथ साथ में, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम हटा के और न्यू वैरायटी के फॉर्म में उनको रिलीज़ करते हैं। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल काफ़ी अच्छा होता है हमारे खाने के लिए, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में एक एसिड है इरूसिक एसिड, वो बहुत प्रॉब्लम कर देता है। तो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि मस्टर्ड ऑयल की जो क्वालिटी है वो और अच्छी हो सकती है। तो इसी को बोलेंगे हम फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, या फिर जो आपके विषालु पदार्थ हैं उनसे मुक्ति। ठीक है, ये भी आपका प्लांट ब्रीडिंग का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट जो लास्ट उद्देश्य है 12th नंबर पे, वो है डेवलपमेंट ऑफ नॉन सेटरिंग वेराइटीज। ये क्या होती है, इनको हिंदी में बोलते हैं आविष्रण किस्में। मतलब कि ऐसी वैरायटी, कुछ क्रॉप्स ऐसी है जिनके जैसे प्लांट राइपनिंग के लिए तैयार, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय उनकी जो सीड्स हैं या फिर उनकी पोड्स हैं, जो फलियाँ हैं, वो फूट जाती है और वो वहीं पर बिखरना शुरू हो जाते हैं। मतलब बीज जो है बिखरना शुरू हो जाएंगे उनके, है ना। तो उसको बिखरने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी वैरायटी बनाएंगे ताकि वो बिखरे नहीं और वो उसको हम कलेक्ट इजीली कर सकें। ठीक है, और अगर बिखरती है तो उसको बोलते हैं सेटरिंग वेराइटी। तो सेटरिंग वेराइटी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, नॉन सेटरिंग वेराइटी में, है ना। तो एक बार अगर हम ऑब्जेक्टिव को दोबारा से लिस्ट को देखें तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव है, टोटल 12 ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में गिवन है। इसमें से मैक्सिमम आपको याद रखने हैं, जैसे कि हाई रेट, अधिक उपज, लोकल वेराइटी की तुलना में कितनी 25% ज़्यादा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट क्वालिटी, या फिर इम्प्रूवमेंट, या आप बोल सकते हो इस तरह की वैरायटी जिसके उत्पाद के गुण अच्छे हो, जैसे कि ऑयल सीड के अंदर ऑयल की अमाउंट का ज़्यादा होना, स्वीट कॉर्न का फॉर्मेशन करना, ये सभी है क्वालिटेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज़। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज़ विद इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, मतलब मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। अर्ली मेच्योरिटी का मतलब जल्दी पकना। ठीक है, जल्दी पकेगा कोई भी वैरायटी या प्लांट्स, तो उससे क्या होगा, आप नेक्स्ट सीजन की क्रॉप भी लगा सकते हो, है ना। सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब पूरे की पूरी फसल एक साथ तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट फोटो इंसेंसिटिविटी का मतलब डिफरेंट क्लाइमेट जोन में आप अगर प्लांट की क्रॉप को रिलीज करना चाहते हो तो उसके लिए आपका फोटो इंसेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि प्रकाश दीप्तिकालिता के प्रति उनका निष्क्रिय होना। उसके बाद में नई ऋतु या सीजन की जो किस्में हैं वो भी यहाँ पे बनाई जाती है। जैसे मेज से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि आजकल मेज को, है ना, सभी सीजन में ग्रो किया जा सकता है क्योंकि न्यू वैरायटी बन गई। ठीक है, उसके अलावा सोल्ट और ड्रॉट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब सूखा और लवणता प्रतिरोधी होनी चाहिए। ये वेराइटीज़, इस तरह की वैरायटी भी हम यहाँ पर बनाते हैं। डोरमेंट वेराइटीज़ का मतलब है कि कुछ ऐसी वेराइटीज़ बनाएंगे जो इनके अंदर डोरमेंसी होती है, कुछ के अंदर डोरमेंसी तो नेचुरल होती है और जिसमें नहीं है उसमें डोरमेंट वेराइटी का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर किसी भी
क्रॉप के अंदर, उसके प्रोडक्ट के अंदर यूजफुल सब्सटेंस के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंस हैं, तो उनसे हम उसको फ्रीडम कर देंगे, मतलब उन हार्मफुल सब्सटेंस को रिलीज कर देंगे उससे, ठीक है, उससे उसको हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन सेटरिंग वेराइटी, तो नॉन सेटरिंग वेराइटी का मतलब क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी विषरण होने वाली जो वेराइटी है उनमें से हम विषरण होने का प्रॉपर्टी हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। एक्टिविटीज बोल सकते हो, मैकेनिज्म बोल सकते हो, क्रियाविधि, पादप प्रजनन कैसे करवा रहे हैं हम, उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस या क्रियाविधि है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब भी प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हो तो आपके पास में सबसे पहला जो है वो स्टेप है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, मतलब कि विविधता का उत्पन्न होना, मतलब कि डाइवर्सिटी प्रेजेंट होनी चाहिए आपकी क्रॉप वेराइटी में, मतलब डिफरेंट टाइप की आपकी वेराइटी आपके पास प्रेजेंट होगी तब भी आप क्या करवा सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग में आगे बढ़ सकते हो, है ना। सबसे पहला जो स्टेप है एक्टिविटीज़ के अंदर वो क्या है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। मतलब कि कहीं ना कहीं जैसे मान लो आपको अच्छी गुड क्वालिटी के किस्म बनानी है, तो उसके लिए पहले तो आपके पास में जब आप प्लांट सेलेक्ट करोगे तो उसके लिए आपके डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ प्लांट की पहले से होनी चाहिए, मतलब वेरिएशन होना चाहिए क्रॉप की वैरायटी में। और अगर ये नहीं है तो इसके बाद वाली स्टेप आप अप्लाई नहीं कर सकते, जिसको आप सिलेक्शन कहते हो। सेकेंड स्टेप जो है जिसको सिलेक्शन कहते हो, और सिलेक्शन का मतलब यही है कि जो आपका गिवन जो भी प्लांट का जो भी फील्ड में आपको एरिया दिया हुआ है वहाँ पे से आप गुड क्वालिटी के जो भी डिजायरेबल प्लांट है उनको आप सेलेक्ट करोगे और उनको ग्रो करोगे, बाकी को आप उखाड़ कर फेंक दोगे। इसी को आप क्या बोलते हो, सिलेक्शन, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन का मतलब है आपके जब वेरिएशन नहीं है अगर मान लो क्रॉप वेराइटी में, तो आप डिफरेंट तरीके से ये वेरिएशन क्रिएट करते हो। और इस वेरिएशन क्रिएट करने के जो मेथड्स हैं, इस स्पष्ट के अंदर आपके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार इन मेथड्स को, एक बार नाम की लिस्ट हम इनकी बनाते हैं, फिर एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो जो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन है उसमें सबसे पहला तरीका है ग्राममेन या डोमेस्टिकेशन। नेक्स्ट है आपका जर्म प्लाज्म कलेक्शन, और इसी को कहा जाता है जनन द्रव्य संग्रहण। तीसरा है आपका भाई ये प्लांट इंट्रोडक्शन, और इसको कहा जाता है पादप पुनर्स्थापन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो है आपका वो है आपका म्यूटेशन, ठीक है। 5 नंबर पे आपका है हाइब्रिडाइजेशन। 6 नंबर पे है आपका पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता। और 7 नंबर पे आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है। ये आपके डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो अगर वेरिएशन नहीं है। और जब वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आप गुड क्वालिटी के प्लांट्स जो डिजायरेबल आपके प्लांट हैं उन जो इच्छित गुणों वाले प्लांट हैं उनका क्या कर लोगे, सिलेक्शन कर लोगे। और सिलेक्शन के बाद में आप क्या करोगे, एक बार सेलेक्ट कर लिया आपने मान लो, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हो, जैसे उनको चेक करते हो एक बार कि आपने सही सेलेक्ट किए कि नहीं किए, तो इसको बोलते हैं हम इवैल्यूएशन। मतलब जो आपने प्लांट्स सेलेक्ट किए उनको आप
स्टैंडर्ड वेराइटीज़ के साथ ग्रो करोगे। जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्टेबल प्लांट लगा दी और ये इन्हीं के पास में यहाँ पर जो क्यारिया बना के लगाओगे आप, तो इसमें स्टैंडर्ड वेराइटी लगाओगे और ये जो आपके सेलेक्टेबल जो प्लांट है उनको आप स्टैंडर्ड वैरायटी के प्लांट के साथ क्या करोगे भाई, कंपेयर करके देखोगे कि उनके कंपैरिजन में जो स्टैंडर्ड वैरायटी पहले से ही गुड क्वालिटी की आपके एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके पास है, तो वो क्या करते हैं पहले चेक करते हैं कि उनके कंपैरिजन में अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी आ रही है तब तो ठीक है, वरना फिर यहीं पर इस प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप बात करो नेक्स्ट, तो इवोल्यूशन में अगर पास हो गई, मतलब जैसे कि सबसे पहले तो आपके पास वेरिएशन है, वेरिएशन नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, किसका सिलेक्शन करोगे, सारे प्लांट एक जैसे होंगे। अब वेरिएशन तो आगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जिस डिजायरेबल प्लांट होंगे उनका सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन के बाद आप उसका इवोल्यूशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हो स्टैंडर्ड वेराइटी के साथ कंपेरिजन करके, तो उसमें भी आपको पास हो गए। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, आप फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उस प्लांट की वैरायटी को न्यू वैरायटी के फॉर्म में पास कर दोगे, न्यू वैरायटी के फॉर्म में रिलीज कर दोगे, लेकिन रिलीज करने के बाद फार्मर्स के पास पहुंचाना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, उसको प्लांट के जो सीड्स हैं उनको आपको लार्ज नंबर में डेवलप करना है, ताकि सभी फार्मर्स तक या मैक्सिमम फार्मर्स तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। जब आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट में आपके पास में जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना प्लांट का सीड आपके पास अवेलेबल है, तो डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटरी सेंटर है वहाँ पर जाकर वितरण केंद्र के थ्रू हम क्या कर देंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ताकि फार्मर्स उसका यूज कर सके। ठीक है, मैक्सिमम यूज कर सके। तो इस तरह से आपके जो प्लांट ब्रीडिंग है इसकी एक्टिविटीज़ या मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 5 स्टेप्स। और अगर इनकी बात करें तो सीक्वेंसली आपको लर्न करने, सीक्वेंसली आपको याद होनी चाहिए। पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, जिसके अंदर हम विविधताएं उत्पन्न करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अगर ये नहीं है, अगर वेरिएशन क्रिएट नहीं कर पा रहे आप किसी भी एक तरीके से भी, तो फिर आप क्या सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। और अगर ये इसकी बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सिलेक्शन अप्लाइड होने के बाद वैल्यूएशन करोगे आप। जब इवैल्यूएशन करोगे, मूल्यांकन, तो अगर आपकी क्रॉप प्लांट वैरायटी अच्छी मिली आपको, तो फिर आप आगे मल्टीप्लिकेशन करके और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और इस तरह से आप प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू न्यू वैरायटी को क्या कर सकते हो भाई, रिलीज कर सकते हो ना। ये प्लांट ब्रीडिंग के क्या है, एक्टिविटीज। अब यहाँ पर एक एक करके अगर हम देखें, तो अगर हम सबसे पहले इनमें से देखें डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन की बात करें तो डोमेस्टिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं ग्राम्यन। इसका मतलब सीधा सा ये होता है भाई कि आप कहीं ना कहीं जो आपके वाइल्ड या फिर जंगली प्रजातियां थी उनको ही मनुष्य ने सबसे पहले उसकी खेती करना शुरू किया, उसकी फार्मिंग करना स्टार्ट किया। इसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग फार्मिंग ऑफ वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ द क्रॉप। तो क्रॉप की जो वाइल्ड वेराइटी है उनकी फार्मिंग करना ही क्या है, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन जब हम करते हैं तो डोमेस्टिकेशन से देखो भाई 2-3 चीज़ें जो है वो आपके वेराइटीज़ के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे कि एक तो डोमेस्टिकेशन से आपके जो सीड है इसका साइज एंड नंबर्स ये दोनों इंक्रीज हो गया। इसके अलावा जो क्रॉप की सेटरिंग हो रही थी, बिखर रहे थे इनके बीज, वो सेटरिंग ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाती है या स्टॉप भी हो सकती है ना। डोमेस्टिकेशन से सेटरिंग क्या हो गई, एक तो रिड्यूस हो गई या कुछ वैरायटी में तो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। और नहीं होगी तो फिर हम जेनेटिक ट्रांसफ़र के थ्रू क्या कर देंगे, उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, एक आपका जो क्रॉप है, क्रॉप में ऑटोमेटिक कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ ताकि उसका एडाप्टेशन की पावर है ना हमारी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस तरह की जो आप देख रहे हो ये डोमेस्टिकेशन के थ्रू हो गया। डोमेस्टिकेशन का मतलब है वाइल्ड वेराइटीज़ को फार्मिंग करना। नेक्स्ट अगर आप डोमेस्टिकेशन की बात करो, डोमेस्टिकेशन के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है प्लांट का। डोमेस्टिकेशन करने के लिए आप सेलेक्ट करते हो तो नेचर भी वहाँ पर सिलेक्शन कर सकती है। अगर नेचुरल फैक्टर के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन, और अगर ह्यूमन बींग्स के जो आर्टिफिशियल कंडीशन उसमें सिलेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है,
तो इस तरह से आप डोमेस्टिकेशन के थ्रू भी वैरायटी या डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन का एक सिंपल मेथड आपका डोमेस्टिकेशन होता है। डोमेस्टिकेशन का मतलब घरेलूकरण या फिर इसी को बोलते हैं ग्राम्यन, है ना। नेक्स्ट अगर आप बात करो वेरिएशन क्रिएट करने के जो सेकंड मेथड है उसके अंदर जर्मप्लाज्म कलेक्शन की, तो जर्मप्लाज्म का मतलब होता है जनन द्रव्य, हिंदी में हम इसको कहते हैं जनन द्रव्य। और इसका सीधा मतलब क्या है, तो जनन द्रव्य को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी प्लांट या क्रॉप जो है, क्रॉप की सभी वेराइटीज़ जितनी भी है, वाइल्ड या फिर उसकी कल्टिवेटेड वेराइटीज़, है ना, लोकल वेराइटीज़, सभी वेराइटीज़ का जो जर्मप्लाज्म है या जीन्स है, सभी वेराइटीज़ के जो जीन्स है या जीनोटाइप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका जर्मप्लाज्म कहते हैं, है ना। जर्मप्लाज्म जो है, जर्मप्लाज्म की डेफिनेशन आप इस तरह से देख सकते हो, जीनोटाइप ऑफ ऑल वेराइटीज़ ऑफ एनी प्लांट स्पीसीज, ठीक है। जीनोटाइप या जीन्स ऑफ ऑल प्लांट वेराइटीज़, ठीक है, ऑफ एनी प्लांट स्पीसीज, उसकी वाइल्ड वेराइटीज़ भी और उसकी जंगली के साथ साथ उसकी खेती वाली जो कल्टिवेटेड वेराइटीज़ है, लोकल वाली, जो सभी, है ना, इसके अंदर कंसीडर की जाती है। अब अगर हम जर्मप्लाज्म की बात करें तो जर्मप्लाज्म की डिफरेंट रेसेज होती है, ठीक है। जर्मप्लाज्म का जो कलेक्शन है इसका कार्य कौन करता है, NBPGR। NBPGR का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और NBPGR की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। NBPGR की फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिकल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसी संस्था है जो प्लांट के जेनेटिकल रिसोर्सेज को लेकर ही काम कर रही है। और हम यही तो बोल रहे हैं कि किसी भी प्लांट के जब पूरा कंप्लीट जो जेनेटिकल रिसोर्सेज या जीन्स है, सारी वेराइटी जितने भी उस प्लांट की 10-5 जितने भी वेराइटी है, कुछ जंगली और कुछ कल्टिवेटेड वेराइटी, इन सब का जो जीनोटाइप होगा उसी या फिर जो जर्मप्लाज्म है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, जर्मप्लाज्म बोलते हैं। और जर्मप्लाज्म की बात करें या फिर जनन द्रव्य की, तो इसकी जो डिफरेंट लाइन्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे बोला जाए कि लोकल रेसेज क्या होती है, तो लोकल रेसेज का मतलब कि ऐसा जर्मप्लाज्म जो कि किसी भी एरिया में लॉन्ग टाइम से ग्रो किया जा रहा है, मतलब ऐसी प्लांट वेराइटी जो किसी एरिया में लॉन्ग टाइम से ग्रो की जा रही है, उसको हम वहाँ की क्या मानते हैं, लोकल रेसेज। ऐसा जर्मप्लाज्म मानते हैं जो लोकल रेसेज की फॉर्म में जाना जाता है। उसके अलावा अगर आप देखो तो एक होती है ऑब्सोलेट वेराइटी, ऑब्सोलेट वेराइटी। ऑब्सोलेट वेराइटी का मतलब क्या होता है भाई, तो ऐसा जर्मप्लाज्म जो कहीं ना कहीं किसी एरिया में कल्टिवेटेड था, मतलब वहाँ पर उसकी खेती की जाती थी, लेकिन आजकल उसको वहाँ से खेती करना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको वहाँ की क्या मानेंगे भाई, पुरानी कृषिगत किस्में, पुरानी अप्रचलित कृषिगत किस्में या ऑब्सोलेट वेराइटी, मतलब कहीं ना कहीं पहले खेती की जाती थी लेकिन आजकल नहीं की जाती, तो ऑब्सोलेट वेराइटी इसके अंदर इस तरह की फसलें आती या इस तरह की वैरायटी आती किसी फसल की। नेक्स्ट है आपकी कल्टिवेटेड वैरायटी। कल्टिवेटेड वैरायटी का मतलब है जो आजकल खेती की जा रही है, ठीक है। कल्टिवेटेड का मतलब कृषिगत किस्में। डिफरेंस क्या है कल्टिवेटेड और लोकल में, लोकल का मतलब तो है कि जो लंबे समय तक किसी एरिया में ग्रो कर रही है जा रही है, मतलब लंबे समय से खेती की जा रही है उसकी। और एक आजकल जो खेती की जा रही है जो प्रचलित किस्में उनको बोलते हैं कल्टिवेटेड वैरायटी। और एक ब्रीडिंग वैरायटी होती है। ब्रीडिंग वैरायटी में क्या होता है कि कुछ ऐसी वैरायटी आती है जिनको प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने बनाया है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की जो जर्मप्लाज्म में उसकी लाइन से या उसकी रेसेज है उसकी टाइप, ठीक है। अब जर्मप्लाज्म के कलेक्शन की बात करते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। अगर जर्मप्लाज्म के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जर्मप्लाज्म को हम 2 बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सीधी बात है कि आपका जो जर्मप्लाज्म है, ठीक है, उसके ओरिजिन के बेसिस पर, कि उसकी ओरिजिन कहाँ हुई, ठीक है। जैसे जर्मप्लाज्म की ओरिजिन अगर हमारे इंडिया में हुई है तो फिर उसको बोलेंगे इंडिजिनस, मतलब देसी जनन द्रव्य, है ना। और एक होता है एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब है कि ऐसा जर्मप्लाज्म जो कि फॉरेन या फिर हमारी कंट्रीज़ का नहीं है,
कहीं और पर जिसकी ओरिजिन हुई है उसको बोलेंगे हम एक्जोटिक, है ना। इस तरह से आपका कितने तरह का हो सकता है, 2 तरह का। उसके बाद में अगर आप बात करो तो जो जहाँ पर वो प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर जिन तरह की वेराइटीज से उसको फॉर्म किया जा रहा है उसकी बेसिस पर, तो यहाँ पर भी आपका जर्मप्लाज्म 2 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है, वेराइटी के बेसिस पर। एक तो होगा वाइल्ड और एक होता है कल्टीवेटेड। वाइल्ड का मतलब जंगली, जो भी जंगली प्रजाति है उनका जर्मप्लाज्म, और कल्टीवेटेड का मतलब है जो खेती की जाने वाली वेराइटी उनका जर्मप्लाज्म। तो इस तरह से वेराइटी के बेसिस पर 2 टाइप्स का है, और ओरिजिन के बेसिस पर भी जर्मप्लाज्म कितने टाइप का है भाई, 2 टाइप्स का है भाई, है ना। उसके बाद अगर जर्मप्लाज्म की बात करें तो जर्मप्लाज्म की कंजर्वेशन जो है वो भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो एक्स सीटू और दूसरा होता है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि पहली बात तो आप जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब है जर्मप्लाज्म को ऐसी कंडीशन में रखना, कंजर्वेशन मतलब जनन द्रव्य का जो आप क्या कर रहे हो उसका प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो इसलिए उसको ऐसी कंडीशन में रखना जहाँ उसके नष्ट होने की न्यूनतम संभावना है, ठीक है। जिस तरह से आप पैसे को बचाने के लिए कहाँ रख देते हो, बैंक में, उसी तरह से जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन के लिए भी डिफरेंट टाइप के बैंक्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जर्मप्लाज्म को कंजर्व करने के 2 तरीके, एक तो इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। एक्स सीटू, इन सीटू का मतलब क्या होता है, इन सीटू का मतलब स्वस्थानिक संरक्षण। मान लो जिस एरिया में आपका जर्मप्लाज्म है उसी एरिया को पूरे को आप कंजर्व कर दो, तो ये जर्मप्लाज्म वहीं पर क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, मतलब वहीं पर संरक्षित हो जाएगा, ठीक है। तो जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने के कितने तरीके, 2। इन सीटू का मतलब है जहाँ पर है उसी प्राकृतिक नेचुरल जो स्थिति है उसी को आप कंजर्व कर दोगे। और इसके अलावा एक्स सीटू में क्या करते हैं, हम जर्मप्लाज्म को किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ पर जाके उसको क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं। जैसे मान लो आप समझ दो, इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो नेशनल पार्क है, मान लो किसी एरिया को हमने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या करते हैं हम कि जैसे मान लो आपके कोई भी पेंथर है या फिर कोई भी एनिमल है वो कंजर्व करना है आपको, तो उसको किसी बायोलॉजिकल पार्क में या फिर किसी जूलॉजिकल पार्क में ले जाकर आप उसको कंजर्व कर रहे हो, तो उसने उस समय आपने उसको क्या किया, ऐसे परिस्थितियों में ऐसे नए एनवायरनमेंट में ले गए जहाँ पर उसके नष्ट होने की न्यूनतम संभावना है। तो ये जो बाह्य तरह का है इसको बोलेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्सी2, जहाँ पर स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, और नेचुरल स्थान पर ही जहाँ पर उसकी उत्पत्ति हो रही है, उद्भव हो रहा है, उसी स्थान पर संरक्षित करके रखें तो इन सीटू। इसके बाद में अगर जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन की बात करें तो जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन जो है इसके अंदर जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो आपका जर्मप्लाज्म का कलेक्शन आएगा। जर्मप्लाज्म का क्या करोगे आप, कलेक्शन करोगे। जैसे ही कलेक्शन हो जाएगा मतलब आप कहीं ना कहीं से इसको एकत्रित करोगे, संग्रहण, उसके बाद में उसका कंजर्वेशन करोगे। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में तो कलेक्शन करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ जर्मप्लाज्म कलेक्शन का काम एनवीपीजीआर करता है, और उसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके स्टेप्स क्या क्या है। तो पहले कलेक्शन, उसके बाद कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है उसको बचाना, है ना। मतलब पहले संग्रहण, फिर उसके बाद संरक्षण, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका इवेल्यूशन करेंगे कि हमने जो जर्मप्लाज्म बचाया वो सही है कि नहीं है, इवेल्यूशन। और इवेल्यूशन के बाद में उसका रिकॉर्ड तैयार करेंगे जिसको हम बोलेंगे कैटालॉजिंग। कैटालॉजिंग कैटालॉजिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि आपने जो जर्मप्लाज्म कंजर्व करके रखा हुआ है वो इवेल्यूएट करने के बाद में सही है कि नहीं, और उसको कब इवेल्यूएट किया गया था, ताकि दोबारा फिर भी अगर इवेल्यूएट करने की आवश्यकता हुई तो उसका एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करके रखते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैटालॉजिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैटालॉजिंग के बाद में हम क्या करेंगे, उसको जैसे जर्मप्लाज्म में तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीप्लिकेट करके।
मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका, और फाइनली इसका क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे या यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यूटिलाइजेशन का मतलब है वो जर्म प्लाज्म आपने कंजर्व किया हुआ है। क्यों कंजर्व करते हैं हम, ताकि फ्यूचर में आपको उसका यूज कर सकते हो, यूटिलाइजेशन। तो ये आपके जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की जो स्टेप्स हैं वो आपको सिक्वेंसली याद करनी कि ये वर्क किसके थ्रू किया जाता है, एनबीपीजीआर। एनबीपीजीआर की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिकल रिसोर्सेज, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, आपको बताना है न्यू दिल्ली के अंदर। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो तरीका है आपका वेरिएशन क्रिएट करने का वो है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का सीधा मतलब आप पादप पुनर्स्थापन से लेते हो, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई प्लांट मान लो तुम्हारे यहाँ पर है, इस एरिया में है ना, तो इस एरिया के प्लांट को, जैसे प्लांट पी है, इसको किसी ऐसे एरिया में ले जाकर ग्रो करना जहाँ वो पहले से नहीं है। ठीक है, तो प्लांट को किसी ऐसे एरिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, या किसी ऐसे एरिया में ले जा रहे हैं जहाँ वो पहले से नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। मतलब इस न्यू एरिया के लिए उसका क्या कर रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। इसी को हम प्लांट इंट्रोडक्शन के नाम से या पादप पुनर्स्थापन के नाम से जानते हैं। किसी पादप प्रजाति को ऐसे नए स्थान पर ले जाकर उगाना जहाँ वो पहले से नहीं है, इसी को हम पादप पुनर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी न्यू वेराइटी किसी फॉरेन से लेकर आते हैं, और फॉरेन से लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्लांट वेराइटी के साथ में कुछ दिक्कत भी हो सकती है, कि जैसे उसके साथ कुछ वेट्स आ जाए या फिर कुछ इंसेक्ट डिजीज आ सकती है ना। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉर्डर्स होती है या एयरपोर्ट्स होती है, वहाँ पर हम उसको प्लांट वेराइटी को, जो इम्पोर्टेड प्लांट वेराइटी जो आयातित आपके पादप किस्म है, उसको क्या करते हो, चेक करते हो। और ये चेकिंग करने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं प्लांट क्वारंटाइन। ठीक है, पादप संगरोध। ठीक है, तो ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। प्लांट क्वारंटाइन के थ्रू ही आप ये चेक करोगे, ये इंश्योर कर लोगे कि कहीं ना कहीं उसके साथ में कोई डिजीज या फिर कोई ना कोई पैथोजेंस उसके साथ नहीं आ गया हो। जो भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो प्लांट का, या फिर पूरा का पूरा प्लांट ही इंपोर्ट कर रहे हो, उसके साथ कुछ ना कुछ पैथोजन वेट्स इस तरह का नहीं आ गया हो, है ना। तो अगर हम एक बार इसकी बात करें प्लांट इंट्रोडक्शन की, तो प्लांट इंट्रोडक्शन का जो वर्क है ये भी कौन करता है, एनबीपीजीआर। एनबीपीजीआर मतलब कि प्लांट इंट्रोडक्शन जो करवाया जाएगा, आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी न्यू वेराइटी को। जैसे मान लो हमने बहुत सारी वेराइटी मेक्सिको से ली थी राइस की, है ना। जब MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, उस समय हमने वीट की कुछ वेराइटी भी वहाँ से इम्प्रूव की, जिसको हम सेमी डॉर्फ या डॉर्फ वेराइटीज़ बोलते हैं। बाकी उनमें हमने कुछ चेंजेस किए, वो अलग बात है, लेकिन मेनली हमने वहाँ से इम्पोर्ट किए, और उनको उसी को हम बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। ये कार्य हम खुद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम घूमने गए और हम ही किसी वैरायटी को लिया है। एक्चुअली में ये कार्य कौन करता है, एनबीपीजीआर करता है। ठीक है, और एनबीपीजीआर जब प्लांट इंट्रोडक्शन करवाता है तो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। मतलब पहले एनबीपीजीआर क्या करेगा, किसी भी प्लांट वैरायटी को प्रोक्योरमेंट करेगा। प्रोक्योरमेंट का मतलब है किसी कंट्री से अर्जित करना, अर्जन, प्रोक्योरमेंट। सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब वही है कि प्लांट वैरायटी को आप क्या करोगे, अर्जन करोगे उसका। जब प्लांट वैरायटी आपको मिल जाएगी, मिलने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि कोई कंट्री आपको गिफ्ट कर दे, या फिर आप बाय मनी उसको परचेज कर सकते हो, या फिर आप कुछ वैरायटी का एक्सचेंज कर सकते हो। हमारी वैरायटी उनको दे दो, या हम हमारी कुछ क्रॉप्स दे दो, और उसके बदले में कुछ न्यू वैरायटी ले लो दूसरी क्रॉप्स की, है ना। ये अलग अलग तरीके होते हैं प्रोक्योरमेंट के। प्रोक्योरमेंट के बाद में सेकंड जो स्टेप है प्लांट इंट्रोडक्शन का, वो होता है क्वारंटाइन, प्लांट क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब होता है संगरोध, क्वारंटाइन। कोरोना के टाइम पे ये वर्ड बहुत फेमस हुआ है। क्वारंटाइन का मतलब है जो, जैसे मान लो कोई फॉरेन से आ रहा था तो एयरपोर्ट पे उसको अलग करके रखा जाता था, एक चेकिंग किया जाता था। लगभग 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम जो भी होता था, उस समय उसको चेक किया जाता है प्रॉपर, ताकि ये पता चल सके कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। तो उसी तरह से प्लांट को भी चेक किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि कोई डिजीज़ तो उसके साथ नहीं आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के बाद में प्लांट जब का क्वारंटाइन हो जाएगा तो उसकी हम क्या करते हैं, जब प्लांट को इंपोर्ट करते हैं तो पहले उसका कैटालॉजिंग तैयार कर लेते हैं कि उसकी क्या हैबिटाट है,
और किस तरह से वो प्रोडक्शन करता है और कितनी उसका प्रोडक्शन है, सब कुछ उसका, उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए हमको, कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, है ना। सारी चीज़ें उसकी तैयार कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कैटालॉजिंग बोलते हैं। उसके बाद में सूचीबद्धन, इसको हिंदी में कहते हैं सूचीबद्धन। जब कैटालॉजिंग करेंगे उसके बाद में हम, अगर हमारे यहाँ पर वो क्वारंटाइन में पास हो गया, कैटालॉजिंग भी प्रॉपर है, उसके बाद हम हमारे जो NBPGR के सेंटर्स हैं, है ना, तो इन सेंटर्स पे, है ना, जैसे कि ईसापुर एक सेंटर है, उसके अलावा 4 और भी बड़े सेंटर है, इन पर इस प्लांट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और ग्रो करने के दौरान उसको डिफरेंट जो आपकी स्टैंडर्ड वैरायटी है उनके साथ कंपेयर किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। और जब मूल्यांकन में वो प्लांट इंट्रोड्यूस की गई प्लांट वैरायटी आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, तो उसके बाद में आप उसको न्यू वैरायटी के फॉर्म में रिलीज कर दोगे, और उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका क्या कर दोगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। 6 नंबर पे आप उसका क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके प्लांट इंट्रोडक्शन के क्या है भाई, स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले अर्जन करोगे, फिर उसका संगरोध करोगे, क्वारंटाइन, और उसके बाद में कैटालॉजिंग मतलब सूचीबद्धन, और उसके बाद उसका मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, देन गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण। ठीक है, तो ये कार्य सारा का सारा NBPGR करता है, और फार्मर्स के पास में लास्ट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सीड्स आ जाते हैं, न्यू वैरायटी। अब प्लांट इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आपसे पूछा जाएगा प्लांट इंट्रोडक्शन के टाइप्स जो होते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के, वो 2 टाइप्स का प्लांट इंट्रोडक्शन होता है। मान लो आपसे बोला जाए तो 2 टाइप्स कौन से हैं, तो सिंपल वे में एक तो प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन और दूसरा है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। मतलब मान लो आप बात करो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस के बारे में बात करें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप कोई भी प्लांट इंट्रोड्यूस वैरायटी को विदाउट सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली यहाँ पर आकर रिलीज कर रहे हो, मतलब किसी एरिया से कोई प्लांट वैरायटी लेकर आ रहे हो, ए प्लांट वैरायटी है तो इसको लाकर डायरेक्ट यहाँ पर ग्रो कर रहे हो, तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन विदाउट एनी सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन। अगर प्लांट इंट्रोड्यूस वैरायटी को डायरेक्ट रिलीज किया जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसे मान लो ये ए वैरायटी लेकर आई जा रही है किसी एरिया से, यहाँ पर लाकर रिलीज करनी है, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस जो वैरायटी है इसको डायरेक्ट रिलीज नहीं किया जाएगा, इससे पहले इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर इसका सिलेक्शन होगा प्रॉपर, और सिलेक्शन के बाद में किसी लोकल वैरायटी के साथ में इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो लोकल वैरायटी है, लोकल वैरायटी के साथ में क्या किया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, और फिर जब न्यू वैरायटी इन दोनों से बनेगी, एक तो इसका सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो वैरायटी यहाँ पर आ रही है उसको यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बिफोर द रिलीजिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटीज, selection and hybridization with any local varieties should be done, then releasing introduced varieties, it is known as the secondary plant introduction. सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन में पहले हम क्या करेंगे, जो भी न्यू वेराइटी है उसको लेकर आ रहे हैं तो उस पहले उसका सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे लोकल वैरायटी के साथ में, और उसके बाद में न्यू वैरायटी जो आपको पास में मिल रही है उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। इस तरह से आपका जो प्लांट इंट्रोडक्शन है वो कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है। अब प्लांट इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट इंट्रोडक्शन के कुछ एडवांटेज है, ठीक है, और कुछ एडवांटेज में क्या है, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत कम समय लगता है, मिनिमम टाइम में आपका काम बन जाता है, ओनली 1 ईयर में आपकी रिलीजिंग हो जाती है अगर आप प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन करवा रहे हो तो, है ना, डायरेक्टली आप कोई भी वैरायटी को लेकर आ रहे हो और उसी को डायरेक्ट ग्रो कर रहे हो, है ना, तो टाइम और बहुत सारी चीज़ें की टाइम की बचत हो जाती है यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर आप डिसएडवांटेज की बात करो, डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि कभी कभी क्वारंटाइन सही से नहीं हुआ तो हो सकता है कि इस रिलीजिंग वैरायटी के साथ में या इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी के साथ में कुछ वीड्स आ जाए, है ना, और ऐसा हुआ भी है। हमारे के जो वीड्स की वैरायटी आई थी उसके साथ में जो वीड जैसे प्लांट आ गए थे, जैसे गेहूँ साग खरपतवार जो है वीड्स आ गए थे यहाँ पर, है ना, और कुछ और भी प्लांट्स
जो आपने बाहर से इंट्रोड्यूस किए उनके साथ बहुत सारे डिजीज, उसके अलावा वेट्स यहाँ पर आए हैं जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। कभी कभी जो इंट्रोड्यूस वैरायटी है खुद ही यहाँ पर वेट्स की तरह काम करना शुरू कर देती। जैसे कि एक वैरायटी है जिसको आप इस तरह से समझ सकते हो, आइकोर्निया या फिर जलकुंभी। इसको हम सुंदर पुष्पों के लिए लाए थे और यहाँ के बंगाल के अंदर जो भी वाटर बॉडीज थे उनके अंदर हमने इसको लगाया है ना। तो ये वहाँ पर खुद ही एक तरह से एविल वीड की फॉर्म में फैल गई, मतलब कि हमारे लिए बहुत समस्या का क्रिएट कर दी इन्होंने, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम वाटर हायंतिस, मतलब कि जलीय महाविपत्ति, है ना। इसको हम बंगाल का अकाल भी कहते हैं। पादप का नाम क्या है? आइकोर्निया, ठीक है, या वाटर हायंतिस, है ना। ये जो प्लांट है ये खुद ही किसके फॉर्म में काम करने लग गया, एक तरह से एविल वीड की तरह। तो कभी कभी खुद ही किसकी तरह काम कर रहे हैं, एविल वीड। और उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी इंट्रोड्यूस वैरायटी है, कभी कभी हमारे जो इकोलॉजिकली जो रिसोर्सेज है उनको भी डैमेज करना शुरू कर देती है। जैसे यूकेलिप्टस को इंट्रोड्यूस किया हमने, तो यूकेलिप्टस हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है भाई, है ना। तो इस तरह से आपका प्लांट इंट्रोडक्शन के क्या है, लॉस भी है, फ़ायदे भी है और लॉस भी है ना। और अगर अचीवमेंट की बात करें प्लांट इंट्रोडक्शन की, तो अब तक हमने बहुत सारी क्रॉप्स इससे इंपोर्ट किए जो कि हमारी कंट्री की नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्रॉप्स का इंट्रोड्यूस करना, और इसके अलावा क्रॉप की वैरायटी भी है। जैसे कि आप वीट के अंदर बात करो तो लरमा रोहो, उसके अलावा वीट की अनदर वैरायटी जिसमें सोनारा 64, सोनारा 64 वगैरह, है ना। और क्रॉप के अंदर भी डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो हमारे इंडिया की नहीं है, आउटर क्रॉप है, तो वो क्रॉप भी हमने इंट्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब अगर प्लांट इंट्रोडक्शन के साथ ही अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखें तो यहाँ पर अगर इस चैप्टर में बात करें तो म्यूटेशन से पहले हम जीन पूल की बात करते हैं। जीन पूल, जीन पूल एक टॉपिक है भाई। जीन पूल क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पूल क्या होता है। तो किसी भी प्लांट स्पीसीज के उन मेंबर्स को हम जीन पूल की फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है, जो कि जिनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करवाया जाएगा, उनको ही हम क्या बोलते हैं, जीन पूल, ठीक है। जीन पूल के डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे मान लो प्लांट स्पीसीज या प्लांट वेराइटी जिनमें इजीली हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है इजीली हो जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ये पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन इजीली हो जाएगा, और फिर जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो ऑफस्प्रिंग आपको मिल रही है, मतलब जो हाइब्रिड आपको मिल रहा है, वो हाइब्रिड भी आपका कैसा होगा, मतलब जो संकर आपको मिल रहा है संकरण के बाद में, वो भी आपका कैसा होगा, फर्टाइल होगा। ये भी फर्टाइल होगा, मतलब आगे रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इस तरह का जो जीन पूल होता है, उन स्पीसीज़ को हम क्या बोल देते हैं, या उन स्पीसीज़ को जिनके बीच में इजीली हाइब्रिडाइजेशन होता है और रिप्रोडक्टिवली या फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी जीन पूल, है ना। उसके बाद सेकेंडरी जीन पूल की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा टिपिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका हाइब्रिड या फिर ऑफस्प्रिंग आपको मिल रहा है, या तो वो पार्शियली फर्टाइल होगा या फिर वो स्टेराइल भी हो सकता है ना, पार्शियली फर्टाइल और स्टेराइल हो सकता है। और इनके बीच में थोड़ा सा जो अगर मान लो सेकेंडरी जीन पूल की बात करें तो स्पीसीज जिनका प्राइमरी जीन पूल वाली स्पीसीज से हाइब्रिडाइजेशन बहुत थोड़ा सा दिक्कत से हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप बात करो टर्शरी जीन पूल की, तो टर्शरी जीन पूल में आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन प्राइमरी जीन पूल वाली स्पीसीज के साथ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और जो ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होती है वो कम्प्लीटली कैसी होती है, स्टेराइल। तो इस तरह के जीन पूल को हम बोलते हैं टर्शरी जीन पूल, ठीक है। उसके बाद जीन पूल वाले कॉन्सेप्ट के बाद में कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है, मतलब मान लो आपके पास में कुछ सीड है और या फिर प्रोपेग्योट्स हैं, जिसको प्रवर्ध कहते हैं। सीड मतलब बीज और प्रोपेग्योट्स
ये आपके पास है प्रोपेगेट्स, प्लांट के कोई पार्ट जिनसे आप नया प्लांट बना सकते हो, उसी को हम बोलते हैं प्रोपेगेट्स या फिर प्रवर्ध या सीड। सीड से भी तो बनता ही है नया प्लांट है, ग्रो करवा सकते हैं हम उसको, जर्मिनेट करने के बाद न्यू प्लांट फॉर्म कर लेते हैं ये। तो अगर आपसे बोला जाए कि ये जो आपके सीड है, प्रोपेगेट है, इनको आप किसी लैंड फील्ड में ले जाकर, खेत में ले जाकर उगाते हो, ताकि आप दोबारा से क्या बना सकते हो, सीड या प्रोपेगेट बना सकते हो। ठीक है, तो किसी भी प्लांट के सीड या प्रोपेगेट को फील्ड में उगाकर दोबारा से नए सीड या प्रोपेगेट बनाना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन। और रीजनरेशन क्यों करवाया जाता है, मतलब ये सीड को आप यहाँ पे खेत में ले जाकर उगाते हो, दोबारा से सीड प्राप्त करते हो, ऐसा क्यों करते हो आप, दोबारा नए सीड क्यों प्राप्त करते हो? क्योंकि जो आप स्टोरेज करते हो अगर सीड का, या जर्म प्लाज्म की फॉर्म में सीड भी आपने कंजर्व किए या प्रोपेगेट्स प्रवर्ध आपने कंजर्व किए, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उनकी जो जर्मिनेशन पावर है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस होती जाती है। मतलब कि लिमिटेड टाइम के लिए उनकी वायबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि सीड को आपने स्टोर कर लिया और 10 साल बाद ग्रो कर रहे हो। बहुत से प्लांट होते हैं उनके सीड की वायबिलिटी 5 ईयर्स या 2 ईयर्स होती है, तो उन 2 ईयर्स या 5 ईयर्स के अंदर ही आपको उनको एक बार रीजनरेट करना पड़ेगा, मतलब दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से दोबारा से तैयार करने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, किसी स्टोरेज सीड या प्रोपेगेट को दोबारा से लैंड फील्ड में लगाकर दोबारा से सीड या प्रोपेगेट प्राप्त करना है क्या होता है, रीजनरेशन। और ये इसलिए किया जाता है ताकि आपके प्लांट की जो वायबिलिटी है वो लिमिटेड है, और अगर ऐसा नहीं किया तो टाइम के साथ ग्रेजुअली उनकी जो वायबिलिटी है उसके ख़त्म होने के कारण उनकी जो जर्मिनेशन पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आप एक और चीज़ देख सकते हो, जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन जो है इसका मतलब क्या होता है, आनुवांशिक इरोजन का मतलब होता है नष्ट होना कोई भी चीज़, है ना। जैसे कि विविधता जो है इसमें धीरे धीरे स्लोली जो है ना कमी आ रही है, डाइवर्सिटी में जो कमी आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इरोजन। जिसे किसी प्लांट की वाइल्ड और कल्टिवेटेड स्पीसीज का नंबर्स धीरे धीरे अगर कम हो रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे हम, जेनेटिक इरोजन कहेंगे भाई, है ना। आज हम ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं इसका मतलब इसमें हम कम्प्लीटली पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल पास आ चुका है और अब आप रिपीटली रिवीजन करना है पूरे एक चैप्टर का। जो जिस चैप्टर को आपने शुरू में 20-25 दिन दिए होंगे उसको हम 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। इसके थोड़े से नोट्स हमने बनाए हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगा मैं, जिसका लिंक आपको इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं भाई। जेनेटिक रीजन के जो तरीका है वो तो मैंने बता ही दिया। जेनेटिक रीजन का मतलब क्या है, किसी भी स्पीसीज़ की प्लांट स्पीसीज़ की वैरायटी में डिक्रीजमेंट होना, और स्लोली होता है, ये ऑटोमेटिक भी होता है और कभी कभी कुछ रीजन्स की वजह से भी होता है। जैसे कि आपका जो इंक्रीज पॉपुलेशन का प्रेशर है वो किस पर पड़ रहा है, आपके प्लांट पर पड़ रहा है। इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे बड़े बड़े जंगल को आप डिवाइड करते हो, वहाँ पर जाके आप इंडस्ट्रियाँ डेवलप कर रहे हो। इन बहुत सारे रीजन्स, मैनी मोर रीजन्स हो सकते हो। आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, है ना, या फिर आप सुधरी हुई खेती की पद्धतियाँ अपना रहे हो, है ना, इम्प्रूव्ड फार्मिंग टेक्निक्स। इसकी वजह से क्या कर रहे हो आप, बहुत सारी आपकी प्लांट स्पीसीज यहाँ से क्या हो रही है, कम्प्लीटली रिमूव हो रही है। और या फिर आप इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ का ही लगातार यूज कर रहे हो, इससे भी वाइल्ड वेराइटीज़ क्या हो रही है भाई, डिक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जेनेटिक इरोजन हो रहा है। जेनेटिक इरोजन के का मतलब है डाइवर्सिटी में कमी होना। ठीक है, और इसके डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं भाई। उसके बाद म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन भी डाइवर्सिटी या वेरिएशन क्रिएट करने का एक मेथड है। म्यूटेशन का सीधा मतलब इस तरह से समझ सकते हैं हम कि आपकी जो जीनोटाइप है या जेनेटिक मटेरियल में सडनली और इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, जो एक तो पहली बात तो सडनली है ना, सडन चेंजेस होने चाहिए। और सडन चेंजेस भी इस तरह के होने चाहिए जो कि इनहेरिटेड होने चाहिए, मतलब कि वंशानुगत होने चाहिए। अचानक और वंशानुगत होने वाले जो आनुवांशिक परिवर्तन है या फिर आपका जो जनन द्रव्य है ना, जेनेटिक मटेरियल, उसमें इस तरह के चेंजेस जो सडन हो और उसके अलावा इनहेरिटेड हो, तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन वर्ड जो है वो ह्यूगो डिवरिज ने दिया था इन द ईयर 1900। ह्यूगो डिवरिज,
ह्यूगो डेवरिज ने ये वर्ड हमारे सामने लेकर आया था, मतलब इस वर्ड का जो कॉइन किया गया था वो ह्यूगो डेवरिज ने किया है 1900 में, सन 1900 में ना। उसके बाद अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत पहले ही बता दिया गया था। एक ब्रिटिश फार्मर है सेट राइट, इन्होंने तो 1791 में ही बता दिया था कि कहीं ना कहीं इनकी जो भेड़ें थी सिप, उनके बीच में कुछ शॉर्ट लेग्स वाली जो वैरायटी है वो डेवलप हो गई थी भेड़ों की, जिनको हम इन्होंने एंकल वैरायटी कहा था। तो इस तरह की जो बात है सेट राइट नामक एक ब्रिटिश फार्मर ने बहुत पहले बता दी थी, लेकिन इस वर्ड को कॉइन किसने किया था? ह्यूगो डेवरिज। डिटेल में इसने बताया था 1900, ठीक है, 1900 में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो म्यूटेशन को लेकर आगे भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया है, जैसे कि T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने इस ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है उसकी जो म्यूटेंट वैरायटी का जिक्र किया है कि ड्रोसोफिला की जो आई कलर है, जनरली ब्राउन कलर की आई की ड्रोसोफिला प्रेजेंट होती है। एक तरह की छोटी मक्खी है फ्रूट फ्लाई, है ना, जो आपको किचन में भी सिंक के आसपास दिखती है, मक्खी जैसी होती है लेकिन साइज़ में छोटी होती है, फ्रूट के आसपास जनरली होती है। इस फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला कहते हैं। इसकी आई कलर जनरली ब्राउन है, लेकिन कुछ इसमें म्यूटेशन हुआ, अचानक से ऐसे न्यू वेराइटीज़ मिली जिनका आई कलर कैसा है? वाइट। ठीक, वाइट कलर की जो वैरायटी है ड्रोसोफिला की, इसको हमने कहा म्यूटेंट वैरायटी, है ना। तो म्यूटेशन को लेकर किसने भी बात की है भाई? आपका मॉर्गन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन जो है इसके थ्रू भी आप प्लांट में वेरिएशन क्रिएट करते हो। अब वेरिएशन का मतलब जेनेटिक चेंजेस कर रहे हो। तो म्यूटेशन आजकल देखो दो तरीके का होता है। एक म्यूटेशन होता है जो कि ऑटोमेटिक होता है, जिसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब स्व उत्प्रेरक, मतलब स्व जो ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और एक होता है आर्टिफिशियल म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जो कि कहीं ना कहीं आपके किसी आर्टिफिशियल म्यूटाजन के हेल्प से करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये आपको अगर प्लांट ब्रीडिंग करना है तो जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, मतलब कि जो उत्परिवर्तन है, स्वतः उत्परिवर्तन जो है ऑटोमेटिक, ये होने में बहुत टाइम लगता है इसमें, है ना। तो इसलिए हम कौन सा करवाते हैं? मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल के लिए आपको म्यूटाजेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। म्यूटाजन क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेज होते हैं। म्यूटाजन क्या होते हैं भाई? वो सब्सटेंसेज जो कि म्यूटेशन क्रिएट करने की पावर रखते हैं, है ना। फैक्टर्स विच आर यूज फॉर द क्रिएट म्यूटेशन, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं भाई? म्यूटाजन बोलते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स जिनके पास में ऐसी पावर है ताकि वो म्यूटेशन क्रिएट कर सके, मतलब उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजन या उत्परिवर्तन जन। ये म्यूटाजेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के हैं बेसिकली। एक तो केमिकल और दूसरे फिजिकल। फिजिकल्स में तो आते हैं रेडिएशन का मतलब जैसे कि एक्स रे, गामा रे, है ना। तो इस तरह यूवी रेज, ये सब रेडिएशन जो होती है, ये रेडिएशन किस में आएगी भाई? फिजिकल म्यूटाजन में। और केमिकल म्यूटाजन में कुछ पेस्टिसाइड वगैरह, है ना, कुछ गैसें भी आपके म्यूटेशन क्रिएट कर सकती है। तो ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह है, ये किस तरह के म्यूटाजन होंगे? केमिकल म्यूटाजन, है ना। तो म्यूटाजन्स के थ्रू आप क्या करवा सकते हो? म्यूटेशन करवा सकते हो और वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया रेडिएशन जो फिजिकल म्यूटाजन है उससे भी आप म्यूटेशन करवा सकते हो, ठीक है। इसी के लिए म्यूटेशन को लेकर काम किया है मूलर ने जैसे पता चला कि एक्स रेज भी म्यूटेशन करती है, तो एक्स रेज के थ्रू म्यूटेशन करवाने का काम किसने किया था? मूलर ने किया था, है ना। आजकल म्यूटेशन जो होता है उसको करवाने के लिए गामा गार्डन्स जैसी लैब्स का डेवलपमेंट किया है। गामा गार्डन्स, यहाँ पर आप क्या करते हो? गामा रेज के थ्रू प्लांट की वेराइटीज़ में क्या करते हो? म्यूटेशन क्रिएट करते हो ताकि वेरिएशन क्रिएट हो सके, है ना।
और इस तरह से म्यूटेशन के द्वारा आप वेराइटी में क्या कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मान लो आपको दो अलग अलग प्लांट जो है उनके जो बेस्ट कैरेक्टर है किसी एक सिंगल प्लांट में लेकर आना चाहते हो। दो अलग अलग प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। इन दोनों के जो गुड कैरेक्टर, जैसे एक में मान लो बड़े साइज़ के फ्रूट है, बिग साइज़ के फ्रूट है, साइज़ का ज़्यादा साइज़ है और इधर साइज़ कम है ना, शॉर्ट है, लेकिन इधर टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, सॉरी टेस्ट इधर कम अच्छा है और इधर टेस्ट अच्छा है, इधर टेस्ट नहीं है ना। तो आप क्या करोगे कि आपका फ्रूट साइज़ में भी बड़ा हो और टेस्ट भी अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं आप उन दोनों में क्या करवा दोगे, क्रॉस करवा दोगे। और ये क्रॉस करवा रहे हो आप, जो आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट है उसके लिए आप क्रॉस करवा रहे हो, तो इसी को आप क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दो सेलेक्ट करते हो आप पेरेंट, और पेरेंट के बीच में आप आर्टिफिशियल क्रॉस करवाते हो, मतलब क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू ये काम किया जाता है। इसके भी डिफरेंट प्रोसेज है भाई। तो डिफरेंट प्रोसेज जो है उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप सिलेक्शन करोगे पेरेंट्स का। उसके बाद में सिलेक्शन करने के बाद में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा पेरेंट का, तो एक बार चेक करोगे कि सही पेरेंट आपने सेलेक्ट किए कि नहीं है। उसके लिए उन पेरेंट्स को क्या करोगे, इवेल्यूएट करोगे, एवेल्यूशन करोगे। और जैसे इवेल्यूएशन करोगे, एवेल्यूशन मतलब मूल्यांकन करोगे पेरेंट्स का। उसके बाद में जैसे एवेल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद में आप क्या करोगे, जिसे उसके बीच में क्रॉस करवाओगे दोनों पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट नंबर ए और बी। तो इनके बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो मान लो ए पेरेंट को आप मेल की फॉर्म में ले रहे हो और बी पेरेंट को आप फीमेल की फॉर्म में ले रहे हो, बी प्लांट को, है ना। तो ये जो प्लांट आपने लिया फीमेल की फॉर्म में, इसके अंदर भी अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो सेल्फ पोलिनेशन ही हो जाएगा, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसके लिए क्या करोगे, जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर से आप क्या करोगे, उसके स्टेमन के मैच्योर होने से पहले स्टेमन को या फिर उसके मेल पार्ट को हटा दोगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एमेस्कुलेशन। रिमूविंग ऑफ द स्टेमन और पोलन पार्ट फ्रॉम द फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर या फिर मादा पुष्प से आप पुंकेसर को काट कर अलग कर दोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एमेस्कुलेशन, विपुंसन। और एमेस्कुलेशन के बाद में आप क्या करोगे, इस फीमेल फ्लावर के ऊपर अनवांटेड पोलिन ग्रेन नहीं गिर जाए, जिस प्लांट के हम चाहते हैं उसी के पोलिन ग्रेन आए। तो इसके लिए अनवांटेड पोलिन ग्रेन से बचाने के लिए, या अनडिजायरेबल जो आपके पोलिन ग्रेन है, अवांछित परागकण, उससे बचाने के लिए आप इसको कवर करोगे बटर पेपर से। इसको बोला जाता है बैगिंग। और ये जो भी काम कर रहे हो आप, एमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, जो भी प्लांट की वैरायटी आप जो भी कौन काम कर रहा है इस पे, उन सबको एक टैग लगाकर, एक टैग जो पेपर का टैग लगा दिया जाता है ना, उसी प्लांट के बांध दिया जाता है ताकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम टैगिंग। टैगिंग के बाद हम क्या करवाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं, है ना। क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे, मतलब जो मेल फ्लावर आपने लिया है उसके मैच्योर होने के बाद में जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको 0 साइज ब्रश की हेल्प से हम कलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे फीमेल फ्लावर के जो स्टिग्मा होता है उसके अंदर जाकर हम वहाँ पे बिखेर देंगे उसको। इसको भी बोलेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन। और जब क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस पोलिनेशन के बाद में आपको पता है कि आपको F1 सीड प्राप्त होंगे, तो F1 सीड को आप क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे, कलेक्शन ऑफ द F1 सीड्स। F1 सीड्स जो आपको मिल रहे हैं उनका क्या कर दोगे, कलेक्शन। तो आपके जो ये स्टेप्स हैं किसके, हाइब्रिडाइजेशन के। आपसे बोला जाए हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप क्या क्या है, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर इसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ द पेरेंट्स, इमेस्कुलेशन। और इमेस्कुलेशन किस में किया जाता है, फीमेल फ्लावर में, है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर में से बिल्कुल केयरफुली हम मेल पार्ट को हटा देंगे, स्टेमन को रिमूविंग कर देंगे बिफोर द मैच्योरिंग ऑफ द फ्लावर या मैच्योरिंग ऑफ द एंथर्स। ठीक है, फिर उसके बाद बैगिंग करेंगे अनवांटेड पोलन ग्रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए फीमेल फ्लावर को। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, टैगिंग करेंगे। टैगिंग में हम एक तरह का टैग लगा देंगे ताकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो। उसके बाद में क्रॉस पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन में आप डिजायरेबल प्लांट से, मेल प्लांट से आप क्या लेकर जाओगे वहाँ पर, पोलन ग्रेन, और उसके स्टिग्मा पे छिड़क दोगे। उसके बाद में F1 सीड को आप कलेक्ट करके लिफाफे में
या एनवेलप के फॉर्म में अलग अलग रख लोगे, है ना। यही प्रोसेस आपका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आपने डिटेल में पढ़े होंगे, बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड, इस तरह से, है ना। और उसके अलावा रेसिप्रोकल, क्रॉस मेथड्स, ये सारे मेथड्स आपने यहाँ पर डिटेल में पढ़े होंगे, है ना। आज हम इसको डिटेल में नहीं ले सकते। उसके बाद हम बात करें वेरिएशन क्रिएट करने का जो सिक्स मेथड है वो है पॉलीप्लॉइडी, जिसको हम बहुगुणिता कहते हैं। अब अगर पॉलीप्लॉइडी की बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो तरीका है इसके लेकर हमारा चैप्टर नंबर 2 है भाई, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको लेकर तो हम अलग से बात करेंगे। तो हम एक बार पॉलीप्लॉइडी की बात कर लेते हैं। पॉलीप्लॉइडी जो है ना भाई, पॉलीप्लॉइडी को हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब कि आपकी जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल, उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जनरली कितना होता है भाई, 2n होता है। और 2n से अगर ये चेंजेज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, तो इसको ही बोलेंगे हम पॉलीप्लॉइडी, है ना। जो डिप्लॉइड सोमेटिक सेल है उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है 2n से चेंजेज हो रहा है, मतलब डिप्लॉइड सोमेटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर उसकी डिप्लॉइडी से चेंज होकर कुछ भी आ रहा है ना, तो उसको ही हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी को ये दूसरे नाम से जानते हैं हम गुणसूत्रीय संख्यात्मक विकृतियाँ, या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। आपका क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 2n डिप्लॉइडी कंडीशन से सोमेटिक सेल में कुछ भी चेंजेज हो रहा है, उसके बेसिस पर ये 2 टाइप्स का है। एक तो है यूप्लॉइडी और दूसरा है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम्स का नंबर है, एक या दो क्रोमोसोम्स में चेंज होता है भाई। कितने क्रोमोसोम्स में चेंज होता है, एक या दो क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो जाता है ना, या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या दो बढ़ जाएंगे, इसी तरह से एक घट भी सकता है और दो भी घट सकते हैं ना। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, या फिर बोलते हैं असुगुणिता, है ना। और इसी तरह से जो है आपका दूसरा है बहुगुणिता का जो दूसरा प्रकार है उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी या सुगुणिता। इसको तो बोलेंगे असुगुणिता और इसको बोलेंगे सुगुणिता। सुगुणिता या यूप्लॉइडी की कंडीशन में पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यही चेंज हो जाता है भाई। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। जैसे मान लो आपसे बोला जाए एन्यूप्लॉइडी, इसके भी 2 टाइप्स हैं। अगर क्रोमोसोम्स का नंबर घट रहा है तो इसको बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी, और अगर नंबर बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी। अगर हाइपोप्लॉइडी की बात करें, हाइपोप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, कम होता है, और यहाँ क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ रहा है। इसकी भी 2 कंडीशन है। अगर मान लो क्रोमोसोम्स का नंबर एक कम हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, नेगेटिव में एक हो रहा है, 2n-1 से लिखेंगे हम इसको, जनरली 2n होते हैं, और एक क्रोमोसोम कम हो गया तो 2n-1, और 2n-1 वाली जो कंडीशन है, ठीक है, इसको कहा जाता है भाई मोनोसोमी। मतलब मोनोसोमी वो कंडीशन है जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, है ना। और हाइपोप्लॉइडी के अंदर 2n-1 क्रोमोसोम कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोसोमी। और अगर दोनों के दोनों एक पेयर का पूरा पेयर ही खत्म हो रहा है ना, तो 2n-2 लिख सकते हैं इसको, 2n-2 मतलब 2 क्रोमोसोम कम हो गए, इसको बोलेंगे नलीसोमी। नली का मतलब नील बच रहा है, नलीसोमी। नलीसोमी का सीधा मतलब ये है कि पूरा पेयर ही खत्म हो गया क्रोमोसोम का, है ना। जैसे 11 पेयर खत्म हो गया या 21 पेयर खत्म हो गया, तो इसको उसकी नलीसोमी बोल सकते हैं ना। मतलब कि 2 क्रोमोसोम कम हो गए, पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2। अब इसी तरह से क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ भी सकता है, एक या दो क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, 2n+1 लिखेंगे हम इसको, और इसी तरह से 2 क्रोमोसोम भी बढ़ सकते, 2n+2, तो 2n+1 है, इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी, है ना। मतलब जिस भी पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ेगा वहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर कितने हो जाएंगे,
ट्राइसोमी की कंडीशन में 3 हो जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा। जैसे आपने एक सिंड्रोम पढ़ा था ह्यूमन बींग्स के अंदर, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो 21वां गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 21वां गुणसूत्र एक और बढ़ जाता है, तो गुणसूत्र 46 की जगह कितने हो जाते हैं ह्यूमन बींग में, 47। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 2n+1 को ट्राइसोमी। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलीप्लॉइडी की वो कंडीशन जिसमें कोई भी एक क्रोमोजोम्स का नंबर बढ़ रहा है ना, तो उसको, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। ये ट्राइसोमी की कंडीशन में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे क्रोमोजोम्स को, तो 2n+1 और 2n+2 लिख रहे हो आप, इसको बोलते हैं टेट्रासोमी। टेट्रासोमी की कंडीशन में कितने क्रोमोजोम्स बढ़ जाते हैं भाई, 2, है ना। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, 2n+2 के फॉर्म में, मतलब 2 क्रोमोजोम बढ़ रहे हैं तो उसको प्लस लगा के लिखेंगे। इस तरह 2 क्रोमोजोम कम हो रही है तो उसको नलीसोमी कहते हैं। ठीक है, यूप्लॉइडी की बात करें तो यूप्लॉइडी के कंडीशन में पूरा का पूरा क्रोमोजोम्स का सेट ही बढ़ या घट जाता है भाई, उसमें चेंजेज होता है ना। अब ये भी 2 टाइप्स की है, एक तो है ऑटोप्लॉइडी, ऑटो यूप्लॉइडी, है ना, या ऑटोप्लॉइडी भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, और ये दूसरी है एलोप्लॉइडी, मतलब कि ऑटोमेटिक हो रही है तो उसको बोलेंगे स्वबहुगुणिता, और अगर ये आर्टिफिशियल करवाई जा रही है तो इसको बोलेंगे परबहुगुणिता। एलोप्लॉइडी का मतलब परबहुगुणिता, है ना। अब ऑटोप्लॉइडी आपको प्लांट के अंदर ऑटोमेटिक नॉर्मली स्वतः दिखती है, जैसे कि 3 कंडीशन इसकी जनरली होती है। एक तो 2n तो है ही सही, 2n की कंडीशन तो डिप्लॉइडी है सही, डिप्लॉइडी को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर क्रोमोजोम्स का एक सेट गायब हो रहा है, 2n-1 हो रहा है, तो 2n-1 को ही मैं लिख सकता हूँ n, 2n में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ n ही बचेगा। तो n की कंडीशन होती है, इसको बोला जाता है हेप्लॉइडी। हेप्लॉइडी, एक तो हेप्लॉइडी हो गई, एक डिप्लॉइडी हो गई, और एक ट्रिप्लॉइडी भी होती। जो एंडोस्पर्म होता है आपका प्लांट, वहाँ पर आपका क्रोमोजोम्स के सेट होते हैं वो 3 होते हैं भाई, है ना। ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है वहाँ पर, है, क्रोमोजोम्स के कितने सेट होते हैं, 3। तो 2n+n लिख सकते हो आप, या डायरेक्ट लिख सकते हो 3n। 3n की कंडीशन में कितने होते हैं क्रोमोजोम्स के सेट, 3 होते हैं भाई, एक सेट बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइडी। तो आप एक बार और समझ सकते हो कि यूप्लॉइडी की कंडीशन जो है, ऐसी यूप्लॉइडी जो ऑटोमेटिक आपको प्लांट में दिख रही है, इसको बोलेंगे ऑटो पोलीप्लॉइडी या ऑटो यूप्लॉइडी। तो इस तरह की जो है वो आपको 3 कंडीशन आपको दिखती है। एन की कंडीशन को बोलते हैं हम क्रोमोजोम्स का केवल एक सेट प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हेप्लॉइडी। जब 2 सेट प्रेजेंट होते हैं जनरल कंडीशन है, इसको बोलते हैं डिप्लॉइडी। जब 3 सेट प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइडी। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो एलोप्लॉइडी जो है ये परबहुगुणिता है, और ये जो है आर्टिफिशियल कंडीशंस हैं, और इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप 2n+2n करोगे तो टोटल हो जाएगा 4n, क्रोमोजोम्स का नंबर 4n हो जाएगा, और इसको बोला जाता है टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइडी। और इसी तरह से आप बोल सकते हो एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं 2n+2n+2n, और यहाँ पर टोटल क्रोमोजोम्स का सेट कितने हो जाएंगे, 6n, और इसको बोलेंगे हेक्साप्लॉइडी। हेक्सा का मतलब 6 ही होता है, तो हेक्साप्लॉइडी की कंडीशन में क्रोमोजोम्स के सेट कितने हो जाते हैं, 6। ये आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉइडी है भाई, और आर्टिफिशियल जो यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी जो है उसमें हेक्साप्लॉइडी का एग्जांपल होता है जो मॉडर्न व्हीट है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। जो ट्रिटिकम एस्टाइवम में वो एलो पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है, और उसमें कितने सेट होते हैं क्रोमोजोम्स के, 6 सेट होते हैं भाई, है ना। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो वर्तमान में जो व्हीट है उसमें 6n क्रोमोजोम्स हैं, 6n क्रोमोजोम इज इक्वल्स टू 42 क्रोमोजोम्स अब है, 6 सेट है ना, 6 सेट है, और वो 3 अलग अलग वेराइटीज़ के फॉर्मेशन से बना हुआ है भाई। ट्रिटिकम मोनोकोकम, है ना, एक एजिलोप्स्टोस्की, है ना, और एक अननोन वेराइटी है। 3 वीट की वेराइटी का कॉम्बिनेशन है। मतलब 2n जो है आपके लिए है, ये जैसे 2n मतलब 14 क्रोमोजोम्स। n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 7। देखो भाई, अब 6n बराबर 42 है, तो n इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 7। तो कोई भी एक वेराइटी के अंदर 2n होते हैं जनरली,
तो 2n की कितनी वैरायटी मिलेंगे? 3। तो एक वैरायटी तो थी आपकी ट्रिटिकम मोनोकोकम, एक वैरायटी थी जो अननोन हो गई है अभी, और एक जो तीसरी वैरायटी है वो है आपकी एजिलोप्स की। और इस तरह तीनों वैरायटी ने मिलकर कौन सा वीट बनाया भाई? आपका जो प्रेजेंट वीट है जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ठीक है, वो कैसा वीट है भाई? डिप्लॉइड है कि ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है? तो आप याद कर सकते हो कि हेक्साप्लॉइड है भाई, है ना डिप्लॉइड है, ना ट्रिप्लॉइड है, ना ही टेट्राप्लॉइड है, वो हेक्साप्लॉइड है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर 42 होता है और 3 वेराइटीज़ का कॉम्बिनेशन है वो, है ना। और इस तरह के जो क्रोमोसोमल्स का नंबर चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसमें 2 टाइप्स का है। यूप्लॉइडी की कंडीशन में सेट पूरा चेंज हो जाता है, 2n 3n 4n इस तरह की कंडीशन आती है ना। और एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स का सेट तो वही रहता है, मतलब 2n तो वही रहेगा, लेकिन उसमें प्लस माइनस हो जाएंगे, और प्लस माइनस हो रहे हैं तो माइनस की कंडीशन को हाइपोपोलिप्लॉइडी कहेंगे और प्लस की कंडीशन को कहेंगे हाइपर पोलिप्लॉइडी। हाइपर का मतलब बढ़ना और हाइपो का मतलब कम होना, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, ये पोलिप्लॉइडी की कंडीशन है जो कि इससे भी आपका जो है ना वेराइटी चेंज हो रही है, जैसे मैंने वेट के एग्जांपल से आपको समझाया है ना। जो आपकी जो मॉडर्न वीट है ना, वो उसके प्रोडक्शन पावर ट्रिटिकम मोनोकोकम के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा और काफ़ी सही है ना। और वो नॉन सेटरिंग वेराइटी है, अब बालियाँ बिखरती नहीं है। पहले के जो वेट होते थे उनकी बालियाँ बिखर जाती थी, नॉन सेटरिंग वेराइटी है। ठीक है, उसके बाद आगे और बात करें हम तो इस तरह से यहाँ पर 2 और टॉपिक हमारे पास है ना, जिसमें एक टॉपिक है हमारा वो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, प्लांट का सेंटर ऑफ ओरिजिन, मतलब कि प्लांट के जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं जिस एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं उसको ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। मतलब कि कहीं ना कहीं उस प्लांट की ओरिजिन उस एरिया में हुई है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ओरिजिन, है ना। ये एक साइंटिस्ट है, रशियन जेनेटिक साइंटिस्ट है भाई, है ना, रशिया का, जिसका नाम है वेविलोव। तो वेविलोव ने ये बताया कि आपकी जो प्लांट है वो उसकी ओरिजिन अर्थ के कौन से एरिया पे हुई। इस तरह से इसने टोटल अर्थ को मैक्सिममली 7 ओरिजिन सेंटर्स में डिवाइड कर दिया कि मैक्सिमम प्लांट जो है इन 7 जगहों से बने हैं। ठीक है, तो ये 7 जगह जो है डिफरेंट है। इनमें से मान लो कुछ आपसे बोला जाए जैसे कि चाइना में किसकी ओरिजिन हुई है, तो चाइना में बेसिकली आप याद रख सकते हो जैसे कि सोयाबीन, रेडिस, ब्रिंजल, तो बैंगन, सोयाबीन और इस तरह से रेडिस वगैरह की ओरिजिन चाइना में हुई। इसी तरह से इंडिया में भी अगर ओरिजिन देखी जाए तो एक तो मैंगो, टर्मेरिक, पिजन पी, सबसे इम्पोर्टेंट राइस, ब्लैक पेपर, शुगर केन, इन सब की ओरिजिन कहाँ पर हुई है? इंडिया में, है ना। तो इस तरह से टोटल कितने ओरिजिन सेंटर बताए इन्होंने? 7। तो इसमें से 2 मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताया, बाकी आपकी बुक में लिस्ट दी हुई है पूरी 7 ओरिजिन सेंटर रेस्पेक्टिव। यहाँ पर आपको क्रॉप भी याद रखनी पड़ेगी किस किस क्रॉप का। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मैंगो का ओरिजिन सेंटर बताओ तो आप बताओगे इंडिया। आपसे बोला जाए रेडिस का ओरिजिन सेंटर तो आप बताओगे चाइना। अब ओरिजिन सेंटर है, इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है भाई। एक तो प्राइमरी ओरिजिन सेंटर और एक है सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी ओरिजिन सेंटर या प्राथमिक उद्भव केंद्र हम किसको बोलेंगे? तो किसी भी क्रॉप के वाइल्ड रिलेटिव जिस एरिया में प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को उसका क्या मानते हैं हम? प्राइमरी ओरिजिन सेंटर। प्राइमरी ओरिजिन सेंटर किसे मानेंगे हम? किसी क्रॉप के वाइल्ड रिलेटिव जिस एरिया में प्रेजेंट है मैक्सिमम, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? या फिर जहाँ पर वाइल्ड रिलेटिव जो आपको मिल रहे हैं, जंगली प्रजातियाँ जहाँ मिल रही है किसी क्रॉप की, उसको बोलेंगे प्राइमरी ओरिजिन सेंटर। सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर का मतलब क्या है? मान लो किसी भी क्रॉप की जहाँ पर मैक्सिमम नंबर में कल्टिवेटेड वेराइटी मिल रही है, ठीक है, किसी एरिया में क्रॉप की कल्टिवेटेड वेराइटी का नंबर सबसे ज़्यादा है, उसको उसका क्या मानते हैं? सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर। ठीक है, और जहाँ पर वाइल्ड रिलेटिव्स मिलते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी ओरिजिन सेंटर।
समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको, ठीक है। तो ओरिजिन सेंटर का कॉन्सेप्ट किससे है कि कहाँ पर किसी वेराइटी के वाइड रिलेटिव सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, अगर प्राइमरी ओरिजिन सेंटर की बात करें। और सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर की बात करें, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि किसी भी क्रॉप की कल्टिवेटेड वैरायटी जहाँ मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है उसी को हम बोल देंगे सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि मेज की जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन आपको मेक्सिको में मिल रहा है, मतलब कि अमेरिका के अंदर, मिडिल अमेरिका, तो वहाँ पर अगर उसके मैक्सिमम वैरायटी मिल रही तो वो कल्टिवेटेड वैरायटी, तो उसको उसका बोलेंगे सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर। और इसके कंपैरिजन उसके जो रिलेटिव जो मान लो चाइना में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता लेकिन मिल रहे हैं मान लो, तो फिर उसको उसका बोलेंगे प्राइमरी ओरिजिन सेंटर, है ना। अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर सेम ही हो, जहाँ पर इसके वाइड रिलेटिव्स मिलते हैं वहीं पर उसका मैक्सिमम क्रॉप कल्टिवेटेड वैरायटी भी मिल सकती है, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपको कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट याद करने हैं। जो आपकी बुक में 19 इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं उनकी लिस्ट आपको याद करनी है भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% वहाँ से पूछा जाएगा। जैसे बोला जाए नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, या फिर इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है आपका कटक उड़ीसा के अंदर, कटक ओडिशा, है ना। तो इस तरह से जो भी आपके सेंटर है वो आपको याद करने हैं, जैसे कि काजरी, है ना, काजरी है सेंट्रल एरिड रिसर्च, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कि आपका जोधपुर में है, राजस्थान के अंदर, है ना। इसी तरह से आपका मस्टर्ड और रेपसीड के लिए, मतलब कि सरसों और राई का जो अनुसंधान केंद्र है, जिसको आजकल निदेशालय में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। सरसों और चावल जो राई है उसका अनुसंधान निदेशालय जो है वो कहाँ पर है भाई, आपका सेवर भरतपुर में है ना। इसी तरह से केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, है ना, मतलब सेंट्रल सीड स्पाइसेज जो आपकी है ना, सीड स्पाइसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तबीजी अजमेर में है। इस तरह से बहुत सारे हैं। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है ना। ये जो भी आपके इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं एग्रीकल्चर से इम्पोर्टेंट रखते हुए, तो ये इंस्टीट्यूट भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि आपसे बोला जाए कि इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है या इसका प्लेस क्या है, तो आप बता सकते हो कि कटक उड़ीसा के अंदर ये इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर राइस को लेकर रिसर्च का काम होता है ना। तो ये इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा सा याद करना है भाई, है ना। जो 19 जो आपकी बुक में दिए हुए लिस्ट आप देख लेना एक बार, और नहीं दिया हुआ है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, टेलीग्राम पे आपको। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज, है ना। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी लंबा चल गया हम, लेकिन समझते हुए हमने काम किया है, काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की है। बस रैपिडली मतलब रिपीट की दृष्टि से बनाया गया वीडियो है भाई, है ना। ये मानते हुए पढ़ाया गया है कि आपको बहुत चीज़ें आती है, इसी को मानते हुए हम आगे बढ़ें। और नहीं भी आती है कोई बात नहीं, आप इसको सुनना, इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये चैप्टर 8 नंबर का वेटेज रखता है, एक लेंथी चैप्टर है क्योंकि लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है क्लास में, है ना। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक लेंगे, और एक बार कमेंट में बताना कि कैसा लगा वीडियो। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।